न जाने क्यों कुछ दिनों से मुझे अजीब अजीब से ख्याल सताते लगे थे। मेरा पति अजीब हरकतें करने लगा था, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान रहने लगी थी। मुझ पर बिना वजह ही रोक लगा दी गई थी। इतना सारा कानून लगा रखा था कि हर वक्त मुझ पर नजर रखता था, ऐसे जैसे मैं भाग जाऊंगी। मुझे छत तो क्या खिड़की से भी बाहर देखने तक की इजाज़त नहीं थी। ऐसा लग रहा था मैं किसी कैद में हूँ। कभी जान निछावर करता तो कभी बिल्कुल अजीबोगरीब बन जाता। मुझसे अपनी चीज़ें छुपाता था, मुझे अपने फ़ोन को भी हाथ नहीं लगाने देता था, अपनी सारी चीज़ें लॉक करके रखता था। किसी का भी फ़ोन आता तो उठकर बाहर चला जाता था। मुझे कहता कि बाहर जाओ, मैं फ़ोन पर बात करूँगा, और चुपके से मेरी बातें न सुनना। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई चुपके से मेरी बातें सुने, और मैं विवेक की बातें सुनकर बहुत शर्मिंदा हो जाती थी। विवेक हर वक्त अपनी अलमारी को लॉक रखता था और किसी कीमती सामान की तरह अलमारी की चाबी अपने जेब में रखता था, और सुबह उठकर अपनी अलमारी को देखता था कि कोई चीज़ इधर से उधर तो नहीं हुई। हालांकि चाबी तो उसके पास ही होती थी, फिर भी शक करता था कि मैं इसके पीठ पीछे उसकी चीज़ों को उठाती हूँ या देखती हूँ। कभी कभी तो मुझे लगता था कि विवेक किसी बीमारी का शिकार है। जब खुद का काम होता है तो एकदम बेरहम हो जाता था। ऐसा लगता था विवेक से अच्छा इस दुनिया में कोई नहीं है। पर अलमारी की इतनी हिफाजत करना, बार बार चेक करना और शक में डालता जा रहा था। आज विवेक घर पर नहीं था और मैं जल्दी अपनी अलमारी का लॉक करना भी भूल गया था। एक पत्नी होने के नाते मुझे बहुत फिक्र होता था कि आखिर इस अलमारी में क्या है जिसे विवेक कभी लॉक करना नहीं भूलता। और आज मुझे मौका मिला है। मैं अलमारी की तरह बढ़ी, डरते डरते अलमारी की तरफ हाथ बढ़ाया। मैं दिल में दिल खुश हो रही थी कि आज अलमारी के राज पता चलेंगे, मेरी यह परेशानी भी आज दूर हो जाएगी। अभी मैं अलमारी खोलने ही वाली थी कि बेल बज गई, और बैल की आवाज़ सुनकर मैं उछलकर पीछे हटी। ऐसा लग रहा था कोई बैल पर हाथ रखकर भूल गया है। मैं भागी हुई दरवाजे पर गई तो विवेक खड़ा था। उसका चेहरा रेड था, सांस फूली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे भागता हुआ आया है, यह कोई इसके पीछे पड़ा हुआ है। मैंने पूछा, विवेक सब ठीक तो है? अभी तो आओ, काम गए थे, फिर इतनी जल्दी वापस कैसे? विवेक मुझे रास्ते से हटाया और बोला, जरूरी चीज़ लेना भूल गया हूँ, और सीधा कमरे में गया। कमरे का दरवाज़ा बंद किया। थोड़ी देर बाद विवेक दोबारा ऑफिस के लिए निकल गया, और मैं कमरे में आई तो मुझे बहुत मायूसी हुई। विवेक ने अलमारी को लॉक कर दी और चाबी अपने साथ ले गया। अब मेरा शक सही निकला, मतलब कुछ तो है इस अलमारी में जिसे विवेक मुझे छुपाता है। मेरा दिल कह रहा था कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कुछ बुरा होने वाला है। मैं अपना सर पकड़कर बैठ गई। बचपन ही मेरा दिमाग बहुत तेज था, मुझे पहले पता जाता है कि कुछ बुरा होने वाला है। आखिर इस अलमारी में ऐसा क्या है जो मुझे छुपा रहा है? पति पत्नी में तो कोई राज नहीं होता। मुझे तो बहुत बुरा लग रहा था विवेक मुझसे चीज़ें छुपाता है, और अब मेरा शक यकीन में बदल गया। मुझे लग रहा था जरूर किसी लड़की का चक्कर है, इसलिए विवेक मुझसे खुश नहीं रहता। अब मैं सोच रही थी विवेक की ज़िंदगी में कोई और लड़की है, और उसने मुझसे शादी क्यों की? मजबूरी में। विवेक के पापा राजी नहीं हुए या लड़की के घर वाले राजी नहीं हुए। अब मेरा दिल में बस यही बात घूम रही थी कि विवेक बहुत जल्द मुझे छोड़ देगा, दूसरी शादी कर लेगा। यह सोचकर मेरा दिल बैठने लगता है। मैं विवेक के सारे काम करना चाहती थी ताकि वह मुझे ना छोड़े, पर विवेक अपना काम खुद करता था। एक दिन मैंने विवेक से कहा, आप अपनी अलमारी की चाबी मुझे दे दे ताकि मैं आपकी अलमारी की सफाई और सेटिंग कर दूं। ऐसा कहकर मैं विवेक को गौर से देखने लगी। वह बोला, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कर लूँगा। अलमारी में मेरी ज़रूरी कागजात हैं, उनको मैं किसी को हाथ लगाने नहीं देता। अगर मैं भी चीज़ इधर से उधर हो गई तो मुश्किल हो जाएगी। मैं प्यार से बोली, विवेक मैं आपकी कोई चीज़ इधर उधर नहीं करूँगी। एक बार मैं तुम्हें मेरी बात समझ जाती। विवेक ने मुझे गुस्से में जवाब दिया। मैं चुप हो गई। फिर विवेक ने मुँह फेर लिया। इसका मतलब यह होता है कि मैं बात करने के लिए मूड में नहीं हूँ। मैं गरीब घराने से थी, मैं खूबसूरत और पढ़ी लिखी थी। गरीब होने की वजह से कोई अच्छा रिश्ता नहीं आता था, क्योंकि मेरे पापा दहेज देने के काबिल नहीं थे। तभी विवेक और उसके पापा एक दिन अचानक हमारे घर आ गए, मेरा रिश्ता मांगा और दहेज के लिए साफ मना कर दिया। फिर मेरे गरीब माँ बाप बहुत खुश हुए और बिना देर के शादी के लिए राजी हो गए। बिना देखभाल के मेरा
रिश्ता विवेक से कर दिया। 1 हफ्ते के अंदर अंदर मेरी शादी विवेक से हो गई। मैं बहुत खुश थी, मेरी नसीब जाग गया और बैठे बैठे इतना अच्छा रिश्ता मिल गया। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। न लग रहा था कि कोई तीसरी आंख मुझ पर हालत में रखी हो, जैसे मोबाइल का कैमरा नहीं बल्कि कोई इंसान मुझे देख रहा हो। मुझे इस बात से बहुत तकलीफ हुई। एक रात की दुल्हन थी मैं, कुछ कह भी नहीं सकती थी। न जाने क्या बात विवेक को बुरी लग गई। मैंने सोच लिया था कि मैं विवेक को बाद में समझाऊंगी कि ऐसे नहीं करते। फिर बाद में मैंने कहा, लेकिन विवेक ने मेरी एक न सुनी। फिर रोज का यही काम हो गया, विवेक को हमेशा समझाना, लेकिन मेरी एक न सुनते। वह कमरे में आते ही कैमरा चालू कर लेते। मैं शर्म से सर झुका लेती। शायद मेरी जगह कोई और लड़की होती तो अपने पति की खुशी के लिए सब कुछ गुजरती रहती, पर मैं इस किस्म की लड़की नहीं थी। मैं शुरू से ही शर्मीली टाइप की लड़की थी। कमरे के अंदर यह हाल था। कमरे से बाहर निकलती तो मेरा ससुर अजीब नज़रों से ऊपर से नीचे तक मुझे देखता और मैं परेशान हो जाती। ससुर मुझे एक आंख नहीं बांधता था। एक लड़की होने के नाते मैंने उनकी गंदी नज़रों में छुपा रखा था, शर्वाइश कर रखा था। मैं एक पढ़ी लिखी थी। मैं ससुर के सामने खुद को बड़े से चादर में छुपा देती थी, उनकी गंदी नज़रों मुझ पर ना पड़े। एक तो मेरे ससुर को कोई काम नहीं था, सारा दिन घर में मोबाइल देखता रहता था या बस मुझे घूरता रहता। उसे जरा भी शर्म नहीं थी कि मैं उसके बेटे की पत्नी थी, उसकी बहू। कभी दिल करता तो मैं सब कुछ विवेक को बताऊंगी, लेकिन मैं जानती थी कि विवेक मेरी बात का यकीन नहीं करेगा। अभी मुझे इस घर में आए हुए 6 से 8 दिन ही हुए थे। विवेक अपने बाप की जगह मेरे पर भरोसा नहीं करेगा। घर में हम सिर्फ 3 लोग थे, विवेक और मेरे ससुर ने। इस बात पर ससुर का धन्यवाद करते। उससे मुझे हाथ लगाने की कोशिश नहीं की, बस नज़रों ही मुझ पर घुरा करता था, पर कभी भी हाथ में काम नहीं करता जो आंखों कर जाती है। एक बार विवेक ने नहा रहा था। मैंने चुपके से उसका मोबाइल उठा कर देखा तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि उसके मोबाइल में फिगरेटिव प्रिंट लगा हुआ था और विवेक के निकलने से पहले मैंने उसका मोबाइल वैसे ही रख दिया। सारा दिन अपने दिमाग में यही बात सोचती रही कि उसकी अलमारी भी लॉक है, फ़ोन भी लॉक है, मुझे कहीं आने जाने में नहीं देते। आखिर क्या मामला है? मेरी शादी को 1 महीना हो गया था। इस 1 महीने के अंदर ऐसा कोई दिन नहीं गया कि मैं ढंग से खुश रह पाई हूँ। जब भी मायके जाने का नाम लेती मेरा पति मुझे रोक देता और अपने माँ बाप के लिए बहुत उदास होती। मेरे मम्मी पापा, भाई बहन बहुत याद आते थे। ऐसा पहली बार हुआ था कि उन लोगों से इतना दिन दूर रही हूँ। और दूसरी, विवेक के मोबाइल में हमारी वीडियो मुझे बहुत परेशान करती थी। अगर कभी किसी ने भी वीडियो देख ली तो जाने मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैं इस बात में बहुत परेशान थी। उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। सारी रात मेरी करवट बदलते बदलते गुजर गई। विवेक गहरी नींद में सो रहा था। तभी मैंने आराम से विवेक के मोबाइल लिया। धड़कते दिल से विवेक का फिंगर मोबाइल पर रख दिया। मोबाइल का लॉक खुल गया। मोबाइल लेकर मैंने दूसरी तरफ करवट ली और कंबल में सर ढक लिया और आराम आराम से मोबाइल की तलाशी लेने लगी। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था कि दिल हड्डियां तोड़कर बाहर निकल जाएगा। अगर विवेक की आँख खुल गई तो उसने मेरा हमें अपना मोबाइल हाथ में देख लिया तो बहुत गुस्सा करेंगे और मुझे घर से भी निकाल देंगे, क्योंकि वह अपनी चीज़ों के मामले में बहुत टेढ़ा था। सारे मोबाइल की तलाशी लेने के बाद मुझे हैरत का झटका लगा। वहाँ पर तो मेरी और विवेक की कोई भी वीडियो नहीं थी। हालांकि रोज़ वीडियो बनता था। मैंने मोबाइल बंद करके वैसे विवेक के सिरहाने रख दिया। सोच के सुंदरता में डूब गई। विवेक ने कहा कि वीडियो कर रहा या वह आजमा रहा था। मैंने उसकी कोई वीडियो नहीं बनाई। शायद मुझे जांचने के लिए ऐसा कर रहा था। ऐसा कोई सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे। अब मैंने महसूस किया था कि जब विवेक घर नहीं होते तो जब मैं किसी काम से ससुर के सामने गुजरती हूँ, वह अपने मोबाइल में कुछ देखता है। मुझे देखकर कहता है, वाह क्या वीडियो है। देखकर मज़ा आ गया और मुझे लगता मैं शर्म में ज़मीन में घस जाऊँगी। ऐसा लगता था जैसे ससुर मेरे ही वीडियो देख रहा हो और उसके बारे में बात कर रहा हो। फिर अपने ख्याल वहम समझकर जुझल देती। ससुर के अंदाज मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। विवेक जब तक काम पे वापस नहीं आता ज़्यादातर वक्त अपने कमरे में गुजारती थी। मेरे लिए बहुत मुश्किल वक्त होता था जब विवेक अपने बाप के साथ छुपकर बातें करता। दोनों मुझे देखकर छुप के देखते
या कोई कोड वर्ड में बात करते। वह दोनों मुझे सदा और महसूस समझाते थे जैसे मैं उनकी बातें नहीं समझ पाती हूँ, पर मैं पढ़ी लिखी लड़की थी, सब समझ रही थी। कुछ कुछ शब्द मेरे कानों में पड़ जाते थे। मैं सारा दिन उनके बारे में सोचती रहती। विवेक ने मुझे बताया था कि उसका पापा दिल का मरीज है, पर मुझे तो वह बिल्कुल ठीक लगता था। ऐसा लगता था जैसे विवेक का बाप नहीं, उसका बड़ा भाई है। बिल्कुल जवान लगता था और मैं यही सोचती थी कि ससुर तो बिल्कुल जवान लगता है, उसने दूसरी शादी क्यों नहीं की। शायद विवेक की मोहब्बत ने दूसरी शादी नहीं की, शायद सच में वह हार्ट प्रेशर था। एक रात जब हम सो रहे थे, मेरा ससुर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उसने विवेक को नींद से उठाया। मेरा ससुर अपना सीना मसल रहा था, उनकी बहुत बुरी हालत हो गई थी। बार बार विवेक को बोल रहे थे मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, और विवेक भी घबरा गया था। गाड़ी भी चाबी उठाकर बाप को सहारा देकर बाहर निकल गया। मुझे कहा कि दरवाज़ा अंदर से बंद कर ले। मैंने एक बात नोट की, विवेक और मेरा ससुर घर पर कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ते थे। दोनों में से एक तो घर पर जरूर रहता था। अगर कभी मजबूरी में दोनों से बाहर चले जाते तो दरवाज़ा को बाहर से ताला लगा कर जाते थे और मुझे कहते थे कि तुम घर पर अकेली हो, इसलिए बाहर से ताला लगाना है। पर यह बात मुझे अच्छी नहीं लगती थी, पर मैं चुप रहती थी क्योंकि मुझे बहस नहीं करना अच्छा नहीं लगता था। और फिलहाल में हमारी शादी के नए नए दिन थे, मुझे बहुत जगह चुप रहना पड़ता था। आज मेरे ससुर की तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि ऐसा लग रहा था मर जाएगा। उसका रंग एकदम वाइट हो गया था। पहले तो कभी इतनी तबीयत खराब नहीं हुई थी। सोच कहूँ तो मुझे ससुर की तबीयत ही खराबी में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं थी, और ना ही मुझे उसका कोई तरस था। शायद तरस खाने में काबिल नहीं था। मेरी सोच में ही अटकी हुई थी। अचानक याद आया कि सुभाष इमरजेंसी में चाबी लेकर नहीं गया होगा। मैंने दरवाज़ा बंद किया और भागती हुई चाबी तलाश करने लगी। मेरा 10 मिनट चाबी तलाश करने में गुजर गए। मैं थक में बैठ गई। तभी मेरे दिल में ख्याल आया कि मैंने बेड का गद्दा ऊपर किया। मैं खुश होकर बैठ गई क्योंकि गद्दे के नीचे मुझे चाबी मिल गई। मैंने जल्दी से अलमारी खोली तो मेरी जान निकल गई। मेरा पति तो मेरी सोच में भी ज़्यादा आगे था। वहाँ कुछ खास चीज़ें मुझे नहीं दिख रही थी। मैं मायूस हो गई। वहाँ पर एक लैपटॉप और कुछ कागजात पड़ा हुआ था, पर जैसे ही मैंने लैपटॉप खोला तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने जल्दी से कुछ वीडियो और फोटो देखी और शर्म के मारे आंखें बंद कर ली। वहाँ पर बहुत सी लड़कियों की वीडियो थी। मैंने भी जो विवेक रोज बनाता था, उन सब में विवेक ने अपना चेहरा अप्लाई नहीं किया हुआ था, पर मैं विवेक से अच्छे से पहचानती थी। और उन लड़कियों के पहचान की ड्रेस भी थी। उन सब चीज़ों में महसूस हो गई विवेक उनके बाप की दोस्ती एक बहुत बड़े गैंग से थी, जो गरीब लड़कियों के शादी के नाम पर बेवकूफ़ बनाकर इस्तेमाल करते। क्योंकि वहाँ पर विवेक के बहुत सारे शादी के कार्ड भी थे। मैं यह सब देखकर अंदर ही अंदर डर गई। मैं एक बहुत बड़े जाल में फंस गई थी। यहाँ से निकलना इम्पॉसिबल था। मुझे लग रहा था मेरा दिल बंद हो गया, मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मुझे अपनी मौत बहुत करीब नज़र आ रही थी। अगर विवेक को ये बात पता चल गई तो मैं उसके बारे में जान गई हूँ, मुझे फ़ौरन मार देगा, वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। यह सोचकर मेरा दम घुटने लगा। मुझे सांस लेने में परेशानी हो रही थी। मुझे हिम्मत करनी थी। शुरू में ख्याल आया कि यह सब डिलीट कर दूँ, सब बर्बाद कर देगा, भाग जाऊँगी। वहाँ कहाँ जाती। अब तो मुझे शक हो रहा था विवेक ने घर के कैमरे छुपा कर लगा है, जिसमें वह मेरी सारी बातें पता लगा लेगा। यह सोचकर मेरी हालत और बिगड़ गई। मैंने सोच लिया कि अब तो होना है जो होगा। अगर विवेक कैमरे में लगाए हुए मैं कुछ नहीं कर सकती तो फिर ख्याल आया कि सब मेरा वहम है। फिर मेरा दिमाग तेज़ी से काम करना शुरू कर दिया। मैंने सब वैसे ही रख दिया जैसे पड़ा था, और अलमारी को लॉक करके चाबी वापस उसी जगह पर रख दिया। अगर मैं भाग जाती, विवेक का राज कभी न खुलता, मेरे घर वालों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता। मैं भगवान से प्रार्थना करने लगी, रोने लगी, और इतना रोई कि मेरी आंख लाल हो गई। भगवान की मदद मांगी जा रही थी। अब न जाने कब तक विवेक मेरा इस्तेमाल करने वाला था, न जाने मेरे साथ क्या करता। बहुत वक्त गुजर गया, अभी तक विवेक नहीं आया था। इसका मतलब था उसके बाप की तबीयत ज़्यादा खराब थी, वरना विवेक
ज़रूर वापस आता, अलमारी की चाबी ले जाता। तभी मैं उठी, सारे घर की तलाशी लेने लगी, पर मुझे कोई ख़ास चीज़ नहीं मिली। तब मैं ससुर के कमरे में गई। जब से शादी हुई थी, एक बात ससुर के कमरे में नहीं गई। विवेक ने मुझे साफ शब्दों में कहा था कि पापा के कमरे में नहीं जाना, उनको पसंद नहीं है। अब मैं ससुर के कमरे में गई। उनका कमरा बहुत बड़ा था। अब मुझे अंदाज़ा हो गया था जो भी राज वह इस कमरे में छुपा है। तभी मुझे कुछ नज़र नहीं आया, पर एक छोटा सा कालीन बिछा हुआ था। उस पर मेरा और पैर पड़ा। मुझे कुछ अजीब सा लगा। मैंने वह कालीन हटाकर देखा तो वहाँ कमरे के फर्श पर एक लोहे का ढक्कन था, जैसे कोई जगह बंद करने के लिए लगा दिया हो। मैंने डरते डरते वह ढक्कन उठाया और मेरा होश उड़ गया। वहाँ पर नीचे की तरफ एक सीढ़ी जा रही थी। आज मेरे सारे राज जानने का सोच लिया था। वह चाहकर मारती बचती, क्योंकि विवेक मुझे भी जेल की ज़िंदगी देता था। उसके अच्छा था मर जाती। मैंने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो मुझे टार्च पड़ा हुआ मिला। जरूरी है किसी नीचे जाने के लिए इस्तेमाल करते होंगे। मैंने टॉर्च उठाया और सीढ़ियों से नीचे उतर गई। मैं वहां जाकर देखूं तो मेरी रूह कांप गई। वहां से अंधेरे में एक कैद खाना बना हुआ था। वहां पर लड़कियों कैद थी। खाना न मिलने की वजह से सुनसान हड्डियों का ढांचा बन गया था। मैंने उनसे पूछा कि तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रही हो? सब लड़कियों ने बताया कि इन बाप बेटे ने मेरी गरीबी का फ़ायदा उठाकर शादी का गेम खेलकर उनके साथ गलत वीडियो बनाई, फिर गलत काम करने के लिए ब्लैकमेल करते रहे। और जब वह लड़कियों इस काम से राज़ी नहीं हुई तो उन लोगों ने इसे अंधेरे कैद में कैद कर दिया और अब बहुत जल्दी ही हमें बेचैनी का इरादा करते हैं। इससे पहले कि बहुत सी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुके हैं। यह लड़कियां ने हाथ जोड़कर कहा कि इनकी यहाँ से निकालने में मदद करूं, वरना जल्दी मुझे भी अंधेरे में कैद होना पड़ेगा। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल घबरा गया। मुझे डर लग रहा था। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैं क्या करूं? मैंने चाबी की तलाश कर शुरू कर दी। मुझे बहुत डर लग रहा था, जैसे अभी विवेक आ जाएगा। चाबी ढूंढते मेरे हाथ कांप रहे थे। आखिरकार मुझे चाबी मिल गई। चाबी मिलते ही मैंने ताला खोला, उन सबको आज़ाद कर दिया और मैं फ़ौरन ही उनके साथ ऊपर आ गई और अलमारी को खोलकर वहाँ से भर रखी चीज़ें जल्दी से जल्दी एक बैग में रख दी, क्योंकि मुझे उनके खिलाफ सारे सबूत जमा करने थे। अगर विवेक घर वापस आ जाता है तो हमें ना पाता तो फ़ौरन सारे सबूतों के साथ गायब हो जाते, कभी पकड़ते ना जाते। पर मैं चाह रही थी कि वह पकड़े जाएं। मैंने खिड़की से दरवाज़ा खोला। दूर तक रास्ता सुनसान पड़ा था। सड़क पर स्ट्रीट लाइट चल रही थी। बहुत रात हो गई थी। हम सब मिलकर घर से बाहर निकल गए। बहुत देर छुपते छुपाते डरते हम 6 लड़कियों रात को अंधेरे में किसी सवारी का इंतजार किए। हम सब मिलकर भगवान से मदद मांग रहे थे। आखिर हमें एक टैक्सी नज़र आई। हमारी जान में जान आई, क्योंकि लड़कियां बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, यही चल नहीं पा रही थी। वहाँ से टैक्सी करके सीधा हम पुलिस स्टेशन गए। इस दौरान हम सबको पता लग गया था कि अभी दोनों बाप बेटे घर आ जाएंगे, हमें उम्र भर अंधेरे कैद में कैद कर लेंगे या हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। इसी डर में हम पुलिस स्टेशन पहुंच गए और पुलिस को हम सब लड़कियों ने सब कुछ बता दिया। इन बाप बेटे ने हमें कैद किया, हमें आगे बेचने का इरादा कर रखते हैं। पुलिस को विवेक के घर का एड्रेस दे दिया। पुलिस ने फ़ौरन छापा मारा। बहुत सी चीज़ें पुलिस को हाथ लग गई जो मेरे हाथ नहीं लग पाई थी। विवेक ने खिलाफ सारे गवाह मिल गए थे। अब कोई इसे फांसी के फंदे से नहीं बचा सकता। मेरा ससुर मर गया था। उसे इस बूढ़े की खुशमिती समझे या बदस्मृति, वह पुलिस के हाथ के मार से बच गया और मर गया। विवेक अपने बाप को एम्बुलेंस में घर ला रहा था। उसके बाप को हार्ट अटैक आया था और वह मर गया था। विवेक अपने बाप से बहुत मोहब्बत करता था, तभी उसे कुछ होश ना रहा। एक रात में बाप के साथ उसके जुल्म का कहानी भी ख़त्म हो गया। लग रहा था कि भगवान से यहाँ आज दोनों बाप बेटे की पकड़ हुई है। एक तो भगवान के पास ही हिसाब किताब दे रहा है, दूसरे को जेल की कील काल कोठरी में उम्र भर सड़ना है। जिस तरह उन्होंने इस मासूम लड़कियों को अंधेरे में कैद किया था, पुलिस ने विवेक को पकड़ हिरासत में ले लिया और उसे बहुत मारा पीटा। एक बहुत बड़ा गिरोह था जिसकी तलाश बहुत सालों से पुलिस को थी। हमने पुलिस के दबाव में आकर विवेक के सारे साथियों के नाम और उनके पता
और बता दिया, उनको भी पकड़वा दिया। इस तरह सारा गेम पुलिस के हाथ में लग गया। पुलिस ने हमारे सारे वीडियोस हर जगह से डिलीट करवाई और सब लड़कियां अपने अपने घर चली गई। इतने बड़े गेम की पकड़वाने की वजह से मुझे इनामी पैसा मिला गया और मेरा नाम बहुत रोशन हो गया और मेरा नाम अखबारों में छपाया गया। शायद भगवान ने मुझे इस काम के लिए चुना था, पर मैं बहुत डरी हुई थी। बहुत साल के बाद मेरी शादी हुई थी। मेरी इस शादी से बहुत लोगों का भरोसा उठ गया था। अक्सर मुझे मेरे पति और ससुर नजर आते थे। कभी मैं सपने में और देखती अंधेरे खाने में कैद हूँ। यह एक बहुत मुश्किल वक्त था जिसमें मेरे मम्मी पापा ने मेरे बहुत साथ दिया। मम्मी ने सबसे कहा कि मेरा पति मर गया, इसलिए मैं गहरी सदमे में हूँ। विवेक ने मैं डिवोर्स ले लिया है। मम्मी ने कहा, अगर लोगों को डिवोर्स के बारे में बताओगे तो तुम्हारा दोबारा घर नहीं बस पाएगा, इसलिए मैंने सबसे बताया है कि विधवा हो गई है। इस घर को भगवान का लिखा हुआ समझकर सब कुछ चुप हो जाते हैं। हमारे गांव में डिवोर्स देना अच्छा नहीं समझते। मम्मी की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू भर आए। मम्मी को अब भी लगता है कि मैं दोबारा शादी करूंगी और दोबारा घर बसाऊंगी। मेरा तो शादी से भरोसा उठ गया है। सच कहते हैं, वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है। वक्त के साथ साथ जख्म ठीक हो जाते हैं, पर कुछ जख्म के निशान मरते मरते तक हमारे साथ रहते हैं। उन निशानों को देखकर वह दर्द याद आ जाता है। और फिर 2 साल के बाद मम्मी पापा के कहने से मैंने दोबारा शादी कर ली। मोहित हमारे गांव में ही रहता था। बचपन से उसे देखते आए थे। रोहित पहले शादी की थी, मगर रोहित को अपनी पत्नी से नहीं बनी थी। 2 साल के अंदर ही उन दोनों को डिवोर्स हो गया था। अब मैं रोहित की पत्नी हूँ। रोहित एक बहुत अच्छा इंसान और मोहब्बत करने वाला पति है। आज हमारे 2 बच्चे हैं। मैंने रोहित को विवेक के बारे में अश्लील कहानी बता दी। मैंने सुना दिया था कि खुद अपना बात छुपा नहीं रखते, भगवान की उनका पर्दा। पर विवेक ऐसा नहीं निकला। मुझे इस पर बात अंदाजा नहीं था कि अब मेरे ज़मीन पर मेरा बोझ नहीं है। मैं रोहित के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रही हूँ। रोहित मेरी बहुत इज्जत करता है। पति की एक लड़की इज्जत और मोहब्बत ही तो सब कुछ चाहती है। मेरी सारी तकलीफ दूर हो गई। अपनी ज़िंदगी के पिछली बातें मैंने हमेशा के लिए बंद कर दी, पर आज सबके सामने इसलिए बात छुपा रही हूँ। बहुत सी लड़कियों की ज़िंदगी बच जाए। विवेक तो कैद है, पर उसके जैसे इंसान भेड़िए की तरह भी गलियों में फिरते हैं कि किसी मासूम को नोच कर न खा जाए। अभी तो मैं सोचती हूँ तो कांप जाती हूँ, कैसे मैं विवेक के हाथ में बच निकली और भगवान ने मुझे दिमाग दिया। बहुत सारी मासूम लड़कियों को भी मैंने बचाया, वरना ऐसे इंसान मासूम लड़कियों के बारे में नहीं सोचते और न ही इनकी दुनिया में डरते हैं, नहीं भगवान से। धन्यवाद दोस्तों, आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।